नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ का दाह संस्कार। सुबह के 5 बज रहे थे। पूरा घर बिस्तर पर रजाई ताने सो रहा था। तभी बाहर से कुछ खटर पटर की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर शिवम की नींद खुल गई और अपनी पत्नी नैना को उठाते हुए बोला, यह कैसी आवाज़ आ रही है? नैना ने उबासी लेते हुए कहा, कुछ नहीं माँ जी, झाड़ू लगा रही हैं। अब मुझे भी चैन से सोने दो। पार्टी करके कल रात देर को आई हूँ, नींद भी मेरी पूरी नहीं होती और आप मुझे उठा देते हैं। ऐसा कहकर दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर शिवम तो हैरान रह गया। अरे माँ बाहर झाड़ू लगा रही है और तुम रजाई ताने सो रही हो। कुछ तो लिहाज करो सास का। अगर ज़्यादा अजीब लग रहा है तो जाकर माँ के साथ झाड़ू लगा दीजिए। अरे उनको क्या काम होता है, दिन भर एक मंदिर से दूसरी मंदिर, कभी पड़ोसन के घर। सारे काम तो मुझे अकेले करने पड़ते हैं। उनको क्या काम होता है? अरे मैं कहती हूँ, जब उन्हें दिन भर बाहर रहना है तो उन्हें वृद्धा आश्रम भेज दो। घर में आती ही क्यों हैं? कैसी बातें कर रही हो तुम? नैना सुबह सुबह ही गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगी तो बाहर हॉल में झाड़ू लगाते ही सुमित्रा देवी के कानों तक बात चली गई। उन्हें यह सब सुनकर बड़ा झटका लगा। उनकी आंखों से आंसू बह आए। पर बेटा तो माँ के पक्ष में ही बोल रहा था। माँ तो तुम्हारी सब्जी वगैरह काट ही देती हैं और घर में नौकरानी लगी है झाड़ू लगाने के लिए, बर्तन धोने के लिए। अगर आज काम वाली बाई नहीं आई है तो क्या तुम झाड़ू नहीं लगा सकती? हर दूसरे दिन तुम पार्टी करने चली जाती हो, कभी इस सहेली के घर कभी उस सहेली के घर। तो तुम्हारे बच्चे को कौन देखता है? माँ ही तो देखती हैं। तो क्या हुआ, ऐसे तो बहुत पोते पर प्यार लुटाती फिरती हैं। अपने पोते को देख लेती हैं तो क्या एहसान कर देती हैं? काम कर कर के थक जाती हूँ तो थोड़ा एंजॉय करने के लिए अपनी सहेलियों के घर चली जाती हूँ। तो क्या मैं चौबीसों घंटे इस घर में अकेली पिसती रहूं? तो शिवम झल्ला कर बोला, पहले भी जब हमारा सोनू छोटा था, 6 महीने का था, पूरी रात रात जागता था तो तुम माँ को बच्चा पकड़ा देती थी। यह कहती थी कि दिन भर तो आप कोई काम करती नहीं हैं और मैं काम में लगी रहती हूँ, तो आप बच्चा देख सकती हैं ना। सोने नहीं देती थी। उनको पकड़ाकर पूरी रात तुम आराम से खटिया तोड़ती थी और माँ तुम्हारे बच्चे को देखती। बेचारी रात रात भर जागती और सुबह उसकी तबीयत भारी हो जाती। अब तुम इतना माँ का प्रवचन क्यों दे रहे हो? मुझे सोने दो शिवम। दरअसल नैना को बड़ी चिढ़ मची रहती थी कि बेटा बस माँ माँ ही करता रहता है। सुबह हुई तो नैना किचन में जाकर नाश्ता बनाने के लिए गई तो देखा सासू माँ नाश्ता बना चुकी थी और उसके पति शिवम डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उठ गई बहू, आज तुम्हें उठने में देर हो गई तो मैंने सोचा मैं ही नाश्ता बना दूँ। सुमित्रा जी ने कहा, जाओ बहू तुम भी नाश्ता कर लो। शिवम बोला, जब तुम्हें पता है माँ ब्लड प्रेशर की मरीज हैं, ज़्यादा काम करती हैं, हाँफने लग जाती हैं, तो तुम्हें देर तक क्यों सोती रही? सारा दिन तुम करती क्या हो? बीच में सुमित्रा जी बोली, बेटा सुबह सुबह कुछ हंगामा मत कर, नाश्ता करने दे बहू को शांति से। थू थू, कितना कड़वा है, नमक का कुछ पता नहीं है। नैना ने एक चम्मच पोहे का निवाला मुंह से थूकते हुए कहा, माँ जी पोहे में नमक कम है। तो शिवम बोला, नहीं नमक तो मुझे सही लग रहा है। जिसकी जबान कड़वी होती है उसे स्वाद का पता नहीं चलता। और उनका 7 साल का पोता सोनू बोला, हाँ माँ नमक तो मुझे भी सही लग रहा है। दादी तो कितना अच्छा खाना बनाती है, दादी के हाथों में तो जादू है, कहकर वह दादी के गालों को चूम लेता है। नैना की त्योरियां चढ़ जाती है। बाप तो बाप, बेटा भी दादी की गुण गा रहा है। अब तो उसके दिमाग में भूत सवार हो गया कि उसे सास को किसी भी तरह वृद्धा आश्रम
भेजना है ताकि वह घर में चैन से जी सके। हर समय दादी दादी माँ माँ का आलाप सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता था। तभी खुरापाती आइडिया उसके दिमाग में आने लगा। माँ जी, आपको तो पता है मैं सबसे पहले सलाद खाती हूँ। सलाद आपने नहीं बनाया? अरे बहू, मैंने तो फ्रिज खोला, न टमाटर था न खीरा, कोई भी सब्जी वगैरह नहीं है। शिवम बोला, एक तो तुम दिन भर घर में रहती नहीं हो, पूरा दिन बाहर अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती करती हो। घर में क्या है क्या नहीं इसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। ऊपर से तुम माँ को दोषी ठहरा रही हो कि माँ ने सलाद नहीं काटा। शिवम, तुम बीच में मत बोलो, मैं सब देख लूँगी। और कौन सा तुम काम से घर लौटते समय साग सब्जी वगैरह ले आते हो? बहू, बेटा तो ऑफिस के काम से थक जाता है, इसीलिए तो मैं मंदिर से लौटते समय साग सब्जी ले आती हूँ। पर कल तुमने मुझे कोई लिस्ट नहीं थमाया तो मैं कैसे लाती? लिस्ट नहीं दिया तो क्या मांग नहीं सकती थी? या फ्रिज खोलकर देख नहीं सकती थी कि क्या सामान है क्या नहीं? आपने भी तो चूल्हा चौका किया होगा अपने ज़माने में, घर गृहस्थी संभाला होगा ना, इतना तो आपको अक्ल होगा। उसी समय पोता सोनू बोला, मामा, दादी को मत डांटो, दादी ने इतने प्यार से हम सब के लिए नाश्ता बनाया है और आप उन्हें डांट रही हो। उनको थैंक यू कहो। दादी चलो ना, अब हम खेलते हैं, आज मेरे स्कूल की छुट्टी है, नहीं तो माँ तुम्हें ऐसे ही सुना सुना कर कान खा जाएंगी। दादी के प्रति पोते का इतना बेसुमार प्यार देखकर तो नैना जैसे जल भुन गई। नाश्ता करके शिवम ऑफिस के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद नैना तिल मिलाते हुए अपनी सास सुमित्रा जी को आवाज़ लगा रही थी, पर सुमित्रा जी तो अपने कमरे में पोते के साथ बैठी बातें में मशगूल थी। पैर पटकते हुए उनके कमरे में गई तो देखा सोनू दादी की गोद में उनसे प्यार भरी बातें कर रहा था। दादी, कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है, मैं 8 साल का हो जाऊंगा और मैंने पापा से आपके लिए 2 साड़ियाँ मंगवाई हैं। क्यों बेटा, जन्मदिन तुम्हारा है और तुम मेरे लिए साड़ी मंगवाओगे? हाँ दादी, मैं देख रहा हूँ, आप बस वही 2 साड़ी पहनती हैं और कुछ नया तो पहनती नहीं। और माँ के पास ब्रांडेड कपड़ों की भरमार है। पापा जब भी माँ को पैसे देते हैं कि दादी के लिए साड़ियाँ ले आना, तो सारे पैसे माँ अपने शॉपिंग पर, फैशन पर खर्च कर देती है। आप तो वही पुरानी साड़ियों में ही लिपटी रहती हो। इसीलिए मैंने पापा को बोला है इस बार दादी के लिए 2 नई साड़ी खरीद कर खुद लाना। सुमित्रा जी छोटे से मासूम बच्चों की बात सुनकर भाव विभोर हो गई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देने लगी। कितना समझदार है उनका पोता सोनू। उसी समय सुमित्रा जी अतीत के यादों में चली गई। जब पिछली बार पोते का जन्मदिन था तो उनके पास एक भी नई साड़ी नहीं थी। शिवम बेटे से कहा कि बहू वह मार्केट में जाकर एक नई साड़ी ले आती हैं। तो शिवम बोला, माँ अभी तो देर हो गई है, आप पहले क्यों नहीं बोली? मैंने तो रुपया दिया था साड़ी लाने के लिए, लगता है नैना भूल गई। पर मैं आपको नैना की अलमारी से उसकी साड़ी लाकर देता हूँ, आप अभी वह पहन लीजिए। अब सब मेहमान आ गए हैं, अभी कहाँ बाजार जा पाऊँगा। सुमित्रा जी ने बहू की साड़ी पहन ली। उसी समय नैना आई यह बताने कि सब मेहमान आ चुके हैं, चलिए सब लोग हॉल में चलते हैं। कहते हुए नैना की नज़र सासू माँ पर पड़ी तो वह गुर्राते हुए बोली, मैंने आपको यह साड़ी कब दी है? यह तो मेरी नई साड़ी है, अभी के अभी आप इसको खोलिए। खबरदार जो ये साड़ी पहनकर मेरे बच्चे के जन्मदिन पार्टी में आई, कहकर उनका साड़ी खींचने लगी। अचानक से बैलेंस बिगड़ने पर सुमित्रा जी धम से जमीन पर गिर गई और उन्हें चोट आ गया। यह सब देखते हुए शिवम ने झट से नैना के गालों पर 2 थप्पड़ जड़ दिया। चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ़ औरत, एक तो माँ को कोई साड़ी लाकर नहीं दिया, ऊपर से माँ की साड़ी खींच के उन्हें गिरा रही हो।
तमीज बेच खाई है क्या? और अपनी माँ को सहारा देते हुए उठाया। सुमित्रा जी का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। जाए तो कहाँ जाए, उनकी जिंदगी में उनके बेटे के अलावा और कौन था? ना माँ थी न पिता, दोनों स्वर्ग सिधार गए थे। केवल एक बहन थी जिसकी हालत उनसे भी बदतर थी। सुमित्रा जी का बेटा तो कम से कम उनसे प्यार करता था, पर वहाँ उनकी बहन कविता की बहू के साथ साथ बेटा भी नालायक था। कभी अपनी माँ को फ़ोन से बात करने भी नहीं देता था। हर समय माँ पर जुल्म करते थे। बेचारी सुमित्रा जी कभी अपनी बहन का हाल चाल भी नहीं ले पाती थी। जब कभी भी वह फ़ोन करके अपनी बहन से बात करना चाहती थी तो उनका बेटा यह कहकर फ़ोन काट देता कि मासी, आप हमें डिस्टर्ब मत किया करिए, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। चुटकी बजाते हुए नैना बोली, सासू माँ कहाँ खो गई? तो सुमित्रा जी अतीत की गलियारे से बाहर निकली। वह क्या है ना, मुझे अपने सहेली की शादी में जाना है। कुछ साड़ी की सेल लगी हुई है तो अपनी सहेलियों के साथ वहीं जा रही हूँ। बहुत किफ़ायती है, पैसे भी बचेंगे, इसलिए आप खाना बना लेना, कहकर वह चली गई। सुमित्रा जी तो बेचारी पहले भी बहू का काम में मदद कर देती थी ताकि बहू को कोई परेशानी ना हो, पर बहू तो अब आए दिन जुल्म करती जा रही थी। बेटा की गैर हाजिरी में अब उनसे ही सारा काम करवाती। सुमित्रा जी बोली, ठीक है बहू, और हाँ माँ जी, सोनू का ध्यान रखना, बहुत शरारती हो गया है, थोड़ा इसको भी खाना दूध वगैरह दे देना, सारा दूध तुम्हें मत गटक जाना, कहकर वह मोबाइल उठाए चली गई। उधर सुमित्रा जी किचन में खाना बनाने में बिजी हो गई। फिर सोनू आंगन में खेल रहा था। तभी बाहर सड़क पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो गेंद उछलते हुए सोनू के माथे पर जा टकराया और वह गिर गया। गिरने से नहीं, लेकिन पास रखे आंगन में बड़े गमले से उसे बहुत ज़्यादा चोट आ गई। उसके सर से खून निकलने लगा। दादी दादी कहकर सोनू चिल्लाने लगा तो सुमित्रा जी घबराते हुए किचन से दौड़े दौड़े बाहर आई तो देखा सोनू के सिर से काफ़ी खून बह रहा था। वो एकदम से डर सी गई, क्या करे? उसी समय सैंडल की टक टक आवाज़ से दरवाजे की तरफ सुमित्रा जी मुड़ी तो देखा बहू आई थी, जो सोनू की ऐसी हालत देखकर उसकी जान निकल गई। नैना बोली, माँ जी, एक छोटा बच्चा आपसे संभाला नहीं गया, क्या करती हैं आप? मैं तो अपना पर्स लेने आई थी, क्या हो गया मेरे कलेजे के टुकड़े को? तुरंत डॉक्टर के पास लेकर भागती है और वहीं से अपने पति शिवम को कॉल करती है। शिवम हॉस्पिटल भागता हुआ पहुंचता है तो नैना बोली, आपकी माँ की वजह से आज मेरे बच्चे की ऐसी हालत है। अगर कुछ हुआ तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, इनको घर से बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। चुप हो जाओ नैना, तमाशा बंद करो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं। देखिए, आपके बच्चे को सिर पर छोटी सी चोट आई थी, डरने की कोई बात नहीं है, अभी वह सो रहा है, आप उसे घर ले जा सकते हैं। तब जाकर सुमित्रा जी की सांस में सांस आई। लेकिन घर पहुंचकर तो नैना एकदम से जैसे ठान कर बैठ गई थी कि वो अब सासू माँ को घर से बाहर करना ही है। सुनिए, मैं तो मार्केट अपने बेटे को ले जाना चाह रही थी, पर माँ जी ही हैं जिन्होंने मुझे मना किया कि मैं सोनू को संभाल लूँगी। बहू तो मुंह पर झूठ बोल रही थी। सुमित्रा जी सकते में आ गई। उन्हें नैना से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उनके आंखों से आंसू टपकने लगे। बेटा, बहू झूठ बोल रही है। इतना सुनते ही बहू ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। आप अभी के अभी वृद्धा आश्रम में छोड़ो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर करना अपनी माँ की गुलामी जिंदगी भर। सुमित्रा जी रोते रोते अपने कमरे में चली गई। रात को देर तक उन्हें नींद नहीं आई। सुमित्रा जी सोचने लगी कि मैं सोनू की दुश्मन थोड़ी ना हूँ, उसकी दादी हूँ,
उसका भला ही सोचती हूँ। सोचते सोचते उन्हें बहुत तेज खांसी आने लगी। माँ की खांसने की आवाज़ सुनकर शिवम करीब 2 बजे अपनी माँ के पास आया। क्या हुआ माँ, नींद नहीं आई? बेटा, मैं सोच रही हूँ कि घर में आए दिन मुझे लेकर क्लेश मचता रहता है, तो क्यों नहीं मुझे वृद्धा आश्रम में छोड़ आता, ताकि घर में शांति बनी रहे। अगर मेरे वृद्धा आश्रम जाने से तेरी गृहस्थी में खुशहाली रहती है, तो तुम मुझे कहीं दूर के आश्रम में छोड़ दे। देख, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है। माँ, तुम पागल हो गई हो? क्या कोई बेटा अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ता है? नहीं माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनकी गोदी में अपना सर रख कर शिवम रोने लगता है। माँ उसे दिलासा दिलाती है, बेटा तुम मुझसे मिलने वहाँ आया करना, कम से कम तेरी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में शांति रहेगी। अब जिद छोड़, देख सोनू अभी सो रहा है, तो मुझे वृद्धा आश्रम लेकर चल। माँ के बार बार जिद पर शिवम अपने दिल पर पत्थर रखकर भारी मन से माँ को सुबह होते ही वृद्धा आश्रम छोड़ने चला गया। रास्ते भर उदास था और शांत रहा, कुछ नहीं बोल रहा था, पर ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि वह उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ने को मजबूर हो गया था। दूसरे दिन वहाँ से लौटने पर सोनू पूछने लगा, पापा दादी कहाँ हैं? वह घर पर नहीं दिख रही हैं। तो शिवम ने कहा, बेटा दादी को बहुत खांसी आ रही थी ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्हें डॉक्टर के पास ले गए हैं। अभी वह कुछ दिन के बाद आएंगी। अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए बोला। लेकिन नैना तो सब जानती थी, इसीलिए वह खुशी से चहक रही थी कि चलो सास नाम का सिर दर्द से पीछा छूटा। सोनू बोला, पर पापा दादी जल्दी आ जाएंगी ना, मेरा उनके बिना मन बिल्कुल नहीं लगता। हाँ बेटा, जल्दी आ जाएंगी, अभी तुम स्कूल जाओ, फिर हम कुछ दिनों बाद दादी को घर ले आएंगे। शिवम अपनी माँ को वृद्धा आश्रम तो छोड़ आया, लेकिन उसका घर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। अपना मन बहलाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से काम में झोंक चुका था। रात को देर से घर आता, फिर इसी बीच कंपनी की तरफ से उसे 3 महीने के लिए विदेश जाने का मौका भी मिल गया। पर वह विदेश जाने से पहले अपनी माँ से एक बार मिलना चाहता था, लेकिन काम के दबाव के कारण उनसे मिलने न जा सका। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक दिन वृद्धा आश्रम के मैनेजर ने फ़ोन किया। हेलो, आप शिवम बोल रहे हैं जी? आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपकी माँ का कल रात हार्ट अटैक पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। अगर आप पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, तो आकर जल्दी से अपनी माँ की बॉडी को ले जाइए। शिवम ने अपनी माँ की मौत की खबर सुनी तो उसका शरीर जड़वत हो गया। वह तो निशब्द रह गया। मिस्टर शिवम, आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? एकाएक वह होश में आया। जी, बस मैं 3 घंटे में पहुंचता हूं, पर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से फ़्लाइट डिले हो गई। वह विदेश में ही फंसा रह गया। उसने अपनी पत्नी नैना को फ़ोन लगाया और रोता जा रहा था। क्या हुआ शिवम, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? नैना, तुरंत माँ के मृत शरीर के अंतिम संस्कार के लिए निकल जाओ। मैं नहीं आ सकता, फ़्लाइट में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है। क्या माँ इस दुनिया को छोड़कर चल बसी? पर शिवम, तुमने न्यूज़ नहीं देखा? नैनीताल में तो भयंकर बारिश हो रही है, बाढ़ आने की संभावना है। वहाँ तो हाई अलर्ट घोषित हुआ है। ऐसी हालत में मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में अकेले बच्चे को लेकर कैसे जाऊँ? ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। नैना ने ड्राइवर को फ़ोन लगाया और विनती की। ड्राइवर तो जाने के लिए तैयार हो गया, पर रास्ते में काफ़ी बारिश होने की वजह से गाड़ी के इंजन में पानी चला गया और गाड़ी वहीं पर रुक गई। तो ड्राइवर ने कहा, मैडम जी, यह बारिश अभी बंद होने वाला नहीं, बाढ़ आने की भी संभावना है। यह पहाड़ी इलाका है,
हमारी जान को खतरा है। अच्छा है हम घर लौट चलते हैं, नहीं तो हमारी भी जान जा सकती है। दूसरी तरफ वृद्धा आश्रम से फिर से फ़ोन आया। अगर आप लोग कल सुबह तक नहीं पहुँचे तो आश्रम के मैनेजर खुद आपकी माँ का अंतिम संस्कार कर देंगे, कहकर फ़ोन रख दिया गया। पर ऐसी स्थिति आ गई थी कि शिवम अपनी माँ का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया। 3 दिन बाद जब रास्ता साफ हुआ, बारिश बंद हुई और शिवम बौखलाता हुआ घर पहुंचा, तो सबसे पहले उसने अपनी पत्नी नैना के गाल में गुस्से में थप्पड़ जड़ दिया। यह सब बस तुम्हारी बेवकूफ़ी का नतीजा है। मैंने अपनी माँ को खो दिया। नैना, मेरी माँ मर गई। वह आत्मग्लानि से भर गया। और मैं कितना क्रूर था। माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। जिस माँ ने मुझे नाजों से पाला, अपनी मुसीबत को भूलकर अपना पूरा जीवन मुझ पर न्यौछावर कर दिया, मैं उस माँ से नहीं मिल पाया। तुम्हें मेरी माँ खटकती थी ना? लो, अब वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वह रोता रह गया। इधर नैना शर्म से नजरें झुकाए खड़ी थी। बाहर दरवाजे पर खड़ा सोनू ने सब सुन लिया कि उसकी दादी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। वह तो एकदम गुमसुम सा हो गया, ना कुछ बोलता ना हंसता था। 2 दिन बाद शिवम अपनी माँ की अस्थियाँ लेने वृद्धा आश्रम पहुंचा और बिलखते हुए माँ की अस्थियाँ को गंगा में विसर्जन किया। फिर खाली हाथ वहाँ से लौट आया। घर आया तो बहुत व्याकुल था, बिलख रहा था और सोनू था कि एकदम चुप सा एक जगह बैठा रहता, एकटक नज़र से कहीं देखता रहता, जैसे उसे तो बहुत बड़ा सदमा लग गया कि माँ और पिता ने उससे झूठ बोला कि दादी बीमार है। उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। न वह स्कूल जा रहा था, न ठीक से खाना खाता। नैना को अपने बेटी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वह भी खूब पछताने लगी। अपना सर दीवार पर पीटने लगी कि मेरे कर्मों की सज़ा मेरे बेटे को मिल रही है। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। धड़ाम की आवाज़ से उसने सोनू की तरफ देखा तो वह बिस्तर से ज़मीन पर गिरा पड़ा हुआ है। उसने उठाया तो उसका शरीर आग की गोले की तरह तप रहा था। रात काफ़ी हो गई थी। डॉक्टर मिलना मुश्किल था, इसीलिए वह अपनी एक सहेली के घर गई, क्योंकि उसके पति का नोएडा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। वह बहुत अच्छा डॉक्टर था। उसे कुछ ज़रूरी दवाइयाँ दी। घर आकर नैना ने वह सब दवाई सोनू को खिलाया, पर उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर से एक बार डॉक्टर रोहित के पास शिवम और नैना दोनों गए। शिवम ने उन्हें सारी बातें बता दी कि वह दादी के अचानक गुजर जाने से सदमे में आ गया है। सोनू अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। डॉक्टर रोहित ने कहा, देखिए नैना जी, आप मेरी वाइफ की सहेली हैं, इसीलिए आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ। ऐसी हालत में बच्चों को प्यार की ज़रूरत होती है, अपनेपन की ज़रूरत होती है। आप तो अपनी पार्टियों में बिजी थी, पर सोनू को ज़्यादा प्यार उसकी दादी से मिला। जब वह बहुत छोटा था, उसे माँ की ममता दादी से मिली, पर आज उसकी ऐसी कंडीशन है कि दादी ही उसे संभाल सकती है। इसीलिए आप मेरी बात माने, किसी बूढ़ी महिला को उसकी दादी बनाकर उसके पास ले जाइए, शायद ठीक हो जाए, नहीं तो भगवान ही इसका मालिक है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, पर हम बूढ़ी दादी कहाँ से लाएंगे? शायद मैं आपका मदद कर सकता हूँ, डॉक्टर रोहित ने कहा। मेरे हॉस्पिटल में एक बूढ़ी अम्मा आई हैं, जिसको आज डिस्चार्ज होना है और उनके आगे पीछे कोई नहीं है। उनकी याददाश्त चली गई है। अगर आप उन्हें अपने घर ले जाएं तो मैं वृद्धा आश्रम के मैनेजर से बात करता हूँ, क्योंकि वह वृद्धा आश्रम से ही आई हैं इलाज करवाने। उन्हें डॉक्टर की बात थोड़ी अटपटी सी लगी। शिवम और नैना अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, इसीलिए वह अस्पताल में उस बूढ़ी अम्मा से मिलने गए। बूढ़ी अम्मा
बड़े ध्यान से शिवम नैना को देख रही थी। बूढ़ी अम्मा बड़ी अजीब थी। उसके बाल छोटे छोटे थे, आंखों में चश्मा और थोड़ा शरीर से भारी थी और चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान थे। शिवम और नैना डॉक्टर के चैम्बर में गए। डॉक्टर साहब, यह अम्मा तो मोटी है और उनके बाल छोटे हैं। सोनू तुरंत जान जाएगा कि यह उनकी दादी नहीं है, क्योंकि उसकी दादी के बाल बहुत लंबे थे और चश्मा भी नहीं लगाती थी और इतनी मोटी भी नहीं थी। देखिए, अगर आपको अपने बच्चे के जीवन की परवाह है तो आप यह सब मत देखिए। दादी माँ का वात्सल प्रेम पाकर वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। और क्या जाने भगवान क्या चमत्कार करना चाहता है। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं मिस्टर शिवम। शिवम डॉक्टर की बात मानते हुए अम्मा को अपने घर ले गया। घर आकर शिवम ने कहा, सोनू, यह देखो कौन आया है। तुम्हारी दादी आई है। दादी को देखते ही सोनू ने आज पहली बार रिएक्ट किया। पापा, दादी तो भगवान के पास चली गई थी और वहाँ से कोई वापस नहीं आता। सोनू, भगवान ने इन्हें तुम्हारे लिए दोबारा भेजा है ताकि तुम इनसे खेल सको। तुम रोते हो ना तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। पर पापा, दादी इतनी मोटी हो गई है। बेटा, पहले की तरह दादी इतना काम नहीं करती तो बैठे बैठे मोटी हो गई है। सोनू दादी से लिपट गया और फिर दवा खा लिया। फिर बोला, माँ, मुझे जलेबी खाना है। दादी, आपको जलेबी पसंद है ना? यह सुनकर नैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने बच्चों को हंसता खेलता देखना किस माँ को नहीं पसंद है। 2 दिनों में सोनू का बुखार फुर हो गया। दादी के आते ही वह स्कूल जाने लगा। फिर स्कूल से आने के बाद उनके आगे पीछे घूमता, उनसे खूब खेलता, बातें करता। अम्मा का भी उनके घर में मन लग गया था। विधि का विधान तो देखिए, जो दादी अपने बच्चों को इतना प्यार करती थी उसे घर से धक्के मार कर निकाल दिया गया और आज अपने बच्चे की खुशी की खातिर किसी अजनबी को दादी बनाकर घर लाया गया। नैना की खुशी से उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े कि काश वह अपनी सगी सास को इतना अपमानित ना करती, उनकी ममता को समझ पाती। अब नैना अम्मा से बहुत प्यार से बातें करती। शिवम भी खुश रहता, अम्मा को अपनी माँ की तरह ही मानता, उनसे खूब बातें करता और नैना भी उनके पसंद का खाना बनाती। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। एक दिन सोनू को दादी के व्यवहार में कुछ परिवर्तन नजर आया। वह बोला, पापा, दादी को मैं अपने जन्मदिन का फोटोग्राफ्स दिखा रहा था पर दादी किसी को पहचानती नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो शिवम बोला, बेटा, दादी बूढ़ी हो गई है ना, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। अभी इलाज चल रहा है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। शिवम के मन में एक कसक रहती कि काश ऐसा प्यार भरा वातावरण उसकी माँ के समय में भी रहता। वह अपनी माँ के लिए तड़पता। एक दिन नैना बाजार गई थी। घर में सोनू और अम्मा जी दोनों अकेले थे। तभी बारिश शुरू हो गई। अम्मा जी जैसे कपड़े उतारने छत पर गई तो उनका पैर फिसल गया और वह धड़धड़ाते हुए नीचे सीढ़ियों से गिर पड़ी। उनके सिर पर बहुत ज़्यादा चोट आ गई। सोनू रोने लगा कि दादी को क्या हो गया। सोनू ने नैना को फ़ोन किया। नैना घबरा कर आई तो वह भागते हुए डॉक्टर रोहित के चैम्बर में पहुंची। कुछ समय के इलाज के बाद डॉक्टर रोहित बाहर आए और बोले, घबराने की कोई बात नहीं है। अम्मा जी की याददाश्त वापस आ गई है, उन्हें अब सब कुछ याद आ गया है। शिवम और नैना का तो मुंह लटक गया। वह सोचने लगे, अब अम्मा जी हमारे घर आएंगी कि नहीं। वह उनसे मिलने उनके कमरे में गए तो अम्मा जी बोली, बेटा गुड्डू, बहू नैना, सोनू कहाँ है? उसको यहाँ नहीं लाए। अपने माँ के मुंह से गुड्डू सुनकर शिवम तो खूब दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, इस नाम से तो उसकी माँ उसे पुकारती थी बचपन में। यह नाम अम्मा जी को कैसे पता? शिवम बोला, आप कौन हैं? बेटा, तू अपनी माँ को नहीं पहचानता? मैं तेरी माँ हूँ।
अगर आप मेरी माँ हैं तो जो वृद्धाश्रम में वह औरत मरी थी वह कौन थी? उसके मन में अनेकों सवाल उठने लगे। और तुम यहाँ कैसे? तुम तो वृद्धाश्रम में थी, तुम्हारे बाल इतने छोटे। इस पहेली को सुलझाने के लिए शिवम डॉक्टर से वृद्धाश्रम का पता लेकर वहाँ पहुँचा जहाँ से अम्मा जी आई थी। आश्रम के मैनेजर ने बताया कि कुछ दिनों पहले यह नैनीताल से हमारी वृद्धाश्रम में आई थी। इनके सिर पर काफ़ी चोट लगी थी, इसीलिए बड़े अस्पताल में इनको एडमिट कराया गया। हो सकता है दोबारा सिर में चोट लगने से इनकी याददाश्त वापस आ गई है। सच्चाई जानकर तो शिवम अपनी माँ से लिपटकर खूब रोने लगा। माँ, अब हम तुम्हें अपने से दूर कहीं नहीं जाने देंगे। बेटा सोनू, तुम्हारी दादी एकदम अच्छी हो गई है। सोनू बोला, दादी अब तुम घर का कोई भी काम नहीं करोगी। नैना भी अपनी सासू माँ से अपने दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगी। मृत्यु ने भी घुटने टेक दिए हमारे प्यार के आगे। शिवम बोला, शिवम और नैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब खुशी खुशी घर आए, पर माँ अगर जिंदा है तो वह औरत कौन थी जिसे उन्होंने दाह संस्कार किया और उनकी अस्थि विसर्जन को शिवम ने गंगा में विसर्जित किया। इस पहेली की गुत्थी को सुलझाने के लिए शिवम ने नैनीताल में मैनेजर को फ़ोन लगाया और सारी घटना बताई कि गलती कहाँ हो गई। बात की तह तक पहुँचने के लिए मैनेजर ने 2-3 दिन का समय मांगा। फिर मैनेजर ने जो बात बताई उससे तो शिवम के होश उड़ गए। उन्होंने बताया, आश्रम में आपकी माँ की एक हमशक्ल कविता नाम की औरत थी। जिस रात कविता वर्मा की मृत्यु हुई थी उसी दिन आपकी माँ का पैर फिसलने से एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि दोनों का शक्ल सूरत एक जैसा था। वहाँ के मैनेजर 10 दिन की छुट्टी पर थे। उन्होंने जिसको कार्यभार सौंपा था उसकी अज्ञानता के कारण यह गलती हो गई, क्योंकि दोनों की फ़ोटोज़ सेम थे रजिस्टर में। और जानकारी से पता चलता है कि वह आपकी माँ की जुड़वा बहन थी, जो मौत से एक दिन पहले ही इस आश्रम में आई थी और अपने घर को याद करके तड़प तड़प कर उनकी मृत्यु हो गई थी। आपकी माँ को ज़्यादा चोट लगी थी, इसीलिए उन्हें नोएडा भेजा गया, जहाँ पर रोहित गुप्ता की अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। क्योंकि सर पर चोट थी तो उनके बाल काटे गए, चेहरे पर चोट के जगह जगह निशान हो गए थे और बूढ़ी हो रही थी, इसीलिए आंखों पर मोटा चश्मा लग गया था। हर समय बैठी रहती थी, इसीलिए थोड़ी मोटी हो गई थी। सारी गुत्थी सुलझ गई थी। शिवम को याद आया कि उसकी माँ और मौसी जुड़वा बहनें थी। सबको ईश्वर की चमत्कार पर विश्वास हो गया। जिनका अस्थि विसर्जन कर आए थे वह जिंदा मिली और उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार ने माँ के महत्व को समझा। नैना तो शर्म से सर झुकाए खड़ी थी कि आज उसकी सास ने ही उनके बेटे को एक नया जीवन दिया। अब सब प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।